हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग और यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ कक्षा 7 का मैथ। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 7 के मैथ में 2 चैप्टर्स हम लोगों के कंप्लीट हो चुके थे, परिमेय संख्याएं और घातांक। तीसरा चैप्टर हम लोगों का चल रहा था जो है सांख्यिकी। सांख्यिकी में हमने 3A के क्वेश्चंस करवा दिए थे। मेरे हिसाब से आपको वो सब क्वेश्चंस आप लोग कर लिए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। तो इसी में ही है 3B स्टार्ट करने से पहले, यानी 3B के सवाल लगवाने से पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये जानना ज़रूरी है। आप सोचेंगे सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक वीडियो में और सबके न्यूमेरिकल मैंने दूसरे वीडियो में क्यों नहीं करवाया, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे हैं कि अगर उसके क्वेश्चंस मैं बाद में करवाती तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए उसके क्वेश्चंस वहीं पे करवाना ज़रूरी था। और इसके क्वेश्चंस यानी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हैं इसके क्वेश्चंस मैं यहीं पे आप लोगों को करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला टॉपिक है हमारा औसत, दूसरा है केंद्रीय प्रवृत्ति और केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार। ये चीज़ें हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या होता है औसत, जानते हैं औसत क्या होता है। औसत एक ऐसी संख्या है, यानी यह एक ऐसी संख्या होती है जो आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। औसत एक ऐसी संख्या होती है जो आंकड़ों के समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। यह सबसे अधिक तथा सबसे कम मूल्य के आंकड़ों के बीच में होती है। यह सबसे कम तथा सबसे अधिक मूल्य के आंकड़ों के बीच की होती है, यानी औसत एक ऐसी संख्या होती है जो बीच की संख्या होती है। औसत जरूरी नहीं है कि अगर कह दिया जाए कि इस कक्षा के सभी आयु के इस कक्षा के भिन्न भिन्न उम्र के बच्चों की औसत आयु इस क्लास में, मतलब बच्चों की औसत आयु लगभग 13 या 14 वर्ष है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा 13 ही साल का होगा। कुछ बच्चे 12 साल के होंगे, कुछ 14 के होंगे, कुछ 15 के होंगे, लेकिन उनका औसत निकालने पे हमें क्या आ रहा है, 13 साल आ रहा है औसत। औसत एक ऐसी संख्या होती है जो आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। यह सबसे अधिक तथा सबसे कम मूल्य के आंकड़ों के बीच में होती है। आंकड़े क्या होते हैं ये आपको पिछले क्लास में मैं बता चुकी हूँ। केंद्रीय प्रवृत्ति यह आंकड़ों के समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के आसपास पाए जाने की उनकी प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। यानी जिन संख्याओं का या जिन चीज़ों का हम लोग जिन आंकड़ों का हम लोग औसत निकाल रहे हैं, उसी में से कोई एक आंकड़ा ऐसा होगा जिसके आसपास उसके पाए जाने की संभावना होगी, यानी उसका औसत मान जो होगा उसके उस मान के आसपास होगा। उसके आसपास पाए जाने की किसी एक आंकड़े के आसपास पाए जाने की उनकी प्रवृत्ति मतलब उनकी क्रिया, मतलब उनकी प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि किसी एक आंकड़े के आसपास पाए जाने की उनके इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। अब लिखा है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति भी 3 प्रकार से निकाला जाता है। पहला है समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन मेथड से, दूसरा है माध्यिका या माध्यक यानी मीडियन मेथड से, तीसरा है बहुलक यानी मॉड मेथड से। यानी इसको निकालने के 3 नियम हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कक्षा 7 में हमें यहाँ सिर्फ हमारे सिलेबस में समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन मेथड ही हमें पढ़ना है। बाकी माध्यिका या माध्यक यानी कि मीडियन एंड बहुलक मॉड मेथड हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हम सिर्फ एक नियम के यानी समांतर माध्य नियम के बारे में ही पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, समांतर माध्य, माध्यिका या माध्यक और बहुलक। समांतर माध्य को माध्य भी बोलते हैं। सिर्फ माध्य यानी मीन बस बोल दिया जाए, वो भी क्या होता है, नॉर्मली समझने के लिए समांतर माध्य ही होता है। तो अब जानते हैं समांतर माध्य क्या होता है। एक बार रिवीजन कर देती हूँ। क्या पढ़ा? औसत एक ऐसी संख्या है जो आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। यह सबसे अधिक तथा सबसे कम मूल्य के आंकड़ों के बीच में होती है। फिर हमने क्या पढ़ा? केंद्रीय प्रवृत्ति।
केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है? आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के आसपास पाए जाने की उसकी प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। अब ये इसकी केंद्र प्रवृत्ति के मापे जो होती हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार से मापी जाती हैं, समांतर माध्य नियम से, माध्यिका या माध्यक नियम से और बहुलक नियम से। तो यहाँ पे हमें हमारे सिलेबस में सिर्फ समांतर माध्य पढ़ना है। तो आइए देखते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य समांतर माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी कि समांतर माध्य की अगर हम लोग डेफिनीशन लिखें तो पदों की समांतर माध्य वह संख्या होती है जो पदों के योग में उसके संख्या, पदों की संख्या से भाग देने पे, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पे जो मान हमें प्राप्त होता है उस मान को हम लोग समांतर माध्य कहते हैं। डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं समांतर माध्य की। पदों की समांतर माध्य वह संख्या है जो पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। समांतर माध्य वह संख्या है जो पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। अब ये जो समांतर माध्य होता है ये 2 तरीके से निकाला जाता है। एक नॉर्मली जब बारंबारता न दी हो और दूसरी जब बारंबारता दी हो। तो आइए इसके सवाल देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर पहला 3B का पहला सवाल। 3B का पहला सवाल, जब बारंबारता न दी गई हो, जब बारंबारता न दी गई हो। जब बारंबारता न दी गई हो। बारंबारता मतलब दोहराना। कोई भी संख्या कितनी बार है, जितनी बार दोहराई जाती है वो उसकी बारंबारता होती है। बारंबारता न दी गई हो। जब बारंबारता नहीं दी गई होती है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पहला सवाल जो दिया है किसी कक्षा में 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50 और 68, 40, 50, 68, 70 और 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों ने प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। उसमें से 5 विद्यार्थी थे, एक पाया 40, एक 50, एक 68, एक 70 और एक 72। कह रहा है इसका समांतर माध्य निकालिए। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको सबसे पहले जोड़ देंगे। सबसे पहले इसे क्या कर देंगे? इन पदों को जोड़ देंगे और बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य निकालने का फार्मूला क्या था? पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हमारे पद थे, इनको हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया, यानी पदों का योग हो गया बटे पदों की संख्या। अब देख लीजिए कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 पद हैं तो बटे 5। अब पदों का योग करिए, ऊपर जोड़िए, कितने हुए? 8, 2 10 के 0, हाथ में आया 1, 5 4 9, 9 6 15, 15 5, 20 2 22 और 22 7, 22 1 23, 2 25 5 30, यानी 300 बटे 5।
40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72 को जब जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 300/5। अब इसको जब भाग देंगे तो कितना जाएगा? 5 6 30 यानी 60। यानी इन शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य हमें क्या प्राप्त हुआ? 60, जब बारंबारता न दी गई हो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 देखिए, जब बारंबारता दी गई हो। जब बारंबारता दी गई हो, जब बारंबारता दी गई रहती है तो उसमें पदों की बारंबारता से उसमें गुणा करके फिर उनका योगफल निकाल के फिर उससे भाग दे देते हैं। हम आपको एक प्रश्न बताएंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे कह रहा है 3B का तीसरा सवाल कह रहा है, जब बारंबारता दी गई हो। जब बारंबारता दी गई हो। बारंबारता दी गई हो तो क्या कह रहा है? दिया है नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है, लेकिन इसमें बारंबारता दी गई है। तो पहले दिया है पद में दिया है 4 6 8 10 12 और 14। यहाँ दिया है बारंबारता दिया है कितना? 3 4 2 2 6 और 8। इस तरीके से आप कॉलम बना लेंगे। कॉलम बना के पद यहाँ पे लिख लेंगे और बारंबारता यहाँ पे लिख लेंगे इस लाइन में। अब यहाँ पे हम पद का बारंबारता से गुणा करके यहाँ लिख लेंगे। पद का, अगर पद को हम लोग मान ले x है और बारंबारता को मान ले f है, तो यहाँ x × f, यहाँ पे पद का और बारंबारता का गुणा करके हम यहाँ लिख लेंगे। तो कितना होगा? 3 चौके 12, 6 चौके 24, 8 दूनी 16, 10 दूना 20, 12 छक्का 72 और 14 बटे 112। अब जो बारंबारता दी गई है इसे हम लोग क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। इसका योग हम लोग यहाँ समेसन ऑफ f। समेसन का मतलब सिग्मा, ये सिग्मा होता है। सिग्मा का मतलब होता है सारे पदों का योग, सारे पदों का जोड़। तो समेसन ऑफ f इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 3 7 2 9 9 2 11 11 6 17 17 2 17 3 20 5 25। यहाँ कितना आ जाएगा? 25। और यहाँ कितना होगा जब इसे जोड़ेंगे? 4 2 6 6 6 12 12 2 14 और 14 2 16 के 6, हाथ में आया 1 1 2 1 3 1 4 4 2 6 6 1 7 1 8 2 10 10 5 15 के 5, हाथ में आया 1 और 1 2, यानी 256। ये हमारा आ गया बारंबारता का योगफल और ये आ गया उनके गुणनफलों का योगफल, यानी पद और बारंबारता का गुणा करके यहाँ फिर पद बारंबारता का गुणा करके इस लाइन में हम लोग लिख लेंगे, फिर इन्हें जोड़ लेंगे। अब हमारा निकालना था हमें समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या होगा? समांतर माध्य निकालने के लिए होगा
समांतर माध्य निकालने के लिए फार्मूला वही, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे ये बारंबारता से इसमें भाग दिया जाता है, तो ये हो जाएगा जो x इंटू एफ होगा, यानी यहाँ हो जाएगा x इंटू एफ समेसन ऑफ एफ, x इंटू एफ समेसन ऑफ एफ। ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी इनके योगफलों को ऊपर रखेंगे और उसमें भाग देंगे इनके बारंबारताओं के योगफल से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 256 बटे कितना है 25। तो जब 256 में हम लोग 25 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 एकम 25 और ये 6, फिर 10 हो जाएगा, 25 दूना 50 और 10, 25 चौका 100, यानी 10.24, 10.24 इसका समांतर माध्य होगा। आपको समझ में आया होगा, जब बारंबारता दी गई रहती है तो पहले पद लिख लेते हैं, अगली लाइन में बारंबारता लिख लेते हैं, पद और बारंबारता का गुणा करके यहाँ लिख देते हैं अगली लाइन में, फिर बारंबारता को जोड़ के नीचे समेसन ऑफ बारंबारता लिख देते हैं। उसके बाद जो पद और बारंबारता का गुणनफल होता है उसका योग हम लोग नीचे लिख देते हैं। जो पद और बारंबारता का गुणनफल है उसमें हम लोग बारंबारता से भाग दे देते हैं, तो हमें समांतर माध्य निकल के आ जाता है। बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर